हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीएलएड एंड डीपीएससी यानी कि एनटीटीटी के कोर्स के बारे में। तो इस वीडियो में डीएलएड यानी कि डाइट का जो कोर्स है उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उस यानी कि कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना है और सिलेबस कैसा है, फॉर्म कब आउट होंगे, फॉर्म कैसे फिल करने हैं, यानी कि आपको डीएलएड और एनटीटीटी के बारे में इसमें कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिलने वाली है। सो अगर आप चैनल पे नए हैं और इसी तरीके की सभी डिटेल्स आप चाहते हैं आप तक टाइम से पहुँचे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ठीक है, डीएलएड एंड डीपीएससी। ठीक है, डीएलएड तो आपको पता है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डाइट का जो कोर्स होता है आफ्टर 12th पास करने के बाद अगर आप अपना फ्यूचर टीचिंग लाइन में बनाना चाहते हैं तो आप डीएलएड कर सकते हैं। और एनटीटीटी जो है यानी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स, इसमें भी आप डीपीएससी का डिप्लोमा लेके नर्सरी के टीचर बन सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस क्या है कि जो डीएलएड का कोर्स है वो मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट जो डीपीएससी यानी कि एनटीटीटी है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स, इसमें ओनली फीमेल्स कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, सो ये इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि डीएलएड जो है मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए है और एनटीटीटी जो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, सो इसी के साथ शुरू करते हैं। अब देखिए 2025 के जो फॉर्म थे वो तो निकल चुके, जिन बच्चों को एडमिशन मिलना था उन सबको मिल चुका। अब हम बात करेंगे 2026 के एंट्रेंस एग्ज़ाम की, यानी वो बच्चे जो 2026 में डाइट का पेपर देना चाहते हैं, डाइट का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनकी बात। ठीक है, सो जो डीएलएड है उसकी फुल फॉर्म आप देख सकते हैं। आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का डिप्लोमा कर रहे हैं तो सबसे पहले ये काफ़ी ज़रूरी है कि आपको उस चीज़ की फुल फॉर्म पता हो। कि कोई भी आपसे पूछे कि डीएलएड की फुल फॉर्म क्या है तो आपको पता ही नहीं है और आप कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो डीएलएड की फुल फॉर्म है हमारे यहाँ पे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, अगर आप डीएलएड करते हैं तो आप 1st to लेकर 5th क्लास के टीचर बन सकते हैं यानी कि प्राइमरी टीचर। और अगर आप डीपीएससी यानी कि एनटीटीटी करते हैं नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स, तो डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, सो इसमें आप एलकेजी, यूकेजी और नर्सरी क्लास के जो है टीचर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इन दोनों कोर्सेज़ की फुल फॉर्म की और आप कौन सी क्लासेस के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। सो ड्यूरेशन इज़ 2 years फॉर बोथ द कोर्सेज। जो ये आपका कोर्स है, इन दोनों कोर्स की ड्यूरेशन 2 साल की रहने वाली है। ठीक है, इन 2 साल में आपके जैसे 1 ईयर ये लगा लीजिए और 1 ईयर लगा लीजिए, इन दोनों सालों में आपके टोटल 4 सेमेस्टर होंगे। ठीक है, 2 सेमेस्टर आपके फर्स्ट ईयर में होंगे और 2 सेमेस्टर जो आपके सेकेंड ईयर में होंगे। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब देखते हैं आपका एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी अगर आपको डीएलएड या फिर डीपीएससी में एडमिशन करवाना है तो क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, द एडमिशन टू द डीएलएड प्रोग्राम विल बी बेस्ड ऑन द एप्लीकेंट्स रैंक इन द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि इस कोर्स में उन्हीं बच्चों का एडमिशन होगा जिनकी अच्छी रैंक आएगी। ठीक है, जो आपका पेपर है वो सीबीटी मोड का होगा यानी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। सो रैंक वाइज जो है आपका एडमिशन होगा इन डीएलएड प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ लिखा है ना, देखिए विल बी बेस्ड ऑन द एप्लीकेंट्स रैंक इन द ऑनलाइन कंप्यूटर टेस्ट, यानी कि सीबीटी मोड में। कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, आपका सीबीटी मोड होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है वो देखते हैं। A candidate seeking admission to DLED course must have passed senior secondary school certificate examination 10+2 of CBSE or its equivalent examination from any other recognized board or university। यानी कि जो कैंडिडेट है वो डीएलएड के कोर्स में तभी एडमिशन ले पाएंगे जब वो मस्ट हैव टू बी पास सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, यानी कि जो कैंडिडेट है वो 12th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, जैसे कि चाहे वो सीबीएसई हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, बट कैंडिडेट जो है वो 12th पास होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना पॉइंट। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडमिशन क्राइटेरिया का। द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन क्वालिफाइंग फॉर एडमिशन टू डीएलएड कोर्स इज 50% इन एग्रीगेट, यानी जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहता है, फर्स्ट क्राइटेरिया तो ये है कि वो 12th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। एंड आर सेकेंड क्राइटेरिया इज़ कि कैंडिडेट के 12th पास करने के बाद यानी कि 10th और 12th दोनों में उनके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स
of 10+2 examination conducted by CBSE or any other board, best 5 subjects including at least one language will be considered. यानी कि जो 50% आपके मार्क्स देखे जाएंगे क्लास 10th एंड क्लास 12th के, उसमें आपके बेस्ट 5 सब्जेक्ट के जो हैं वो मार्क्स देखे जाएंगे इंक्लूडिंग वन लैंग्वेज, यानी कि आपके 5 सब्जेक्ट्स में से एक लैंग्वेज कंसिडर की जाएगी। जैसे कि आपने एक इंग्लिश ले ली, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, ठीक है, और बाकी के जो आपके 2 सब्जेक्ट हो गए, जैसे कि एक लैंग्वेज उसमें आ जाएगी और एक आपका जो एक कोई और सब्जेक्ट होगा वो। तो इस तरीके से आपके 5 सब्जेक्ट में ही एक लैंग्वेज इंक्लूड होनी चाहिए, उसके बेस पर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 50% मार्क्स तो वैसे सबके आ ही जाते हैं, बट रेयर चांसेस ही होते हैं कि जिनके नीचे होते हैं। तो इसमें जो है UR यानी कि जो जनरल कैंडिडेट्स होते हैं, UR और OBC, ये वाला क्राइटेरिया है उनके लिए। बट जो SC और ST और SC कैटेगरी के और PW कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन दी गई है, ठीक है। देखिए 5% relaxation of marks in the qualifying examination is allowed for candidates belong and applying under the category of SC, ST और PWD, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और जो OBC के स्टूडेंट्स हैं उनको 50% मार्क्स चाहिए, और जो हमारे SC, ST और PW हैं उनकी 5% रिलैक्सेशन है, यानी कि अगर उनकी 45% मार्क्स भी हैं तो वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। पर उनके पास उनका SC, ST और PWD का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, उसके बेस पर ही आपको 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये वही बात आ गई अगेन जो मैंने आपको बताई थी। द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अबव मेंशन 3 कैटेगरीज लाइक SC, ST और PWD एंड हैविंग 45% मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जाम आर एलिजिबल टू अप्लाई, यानी उनके अगर 45% मार्क्स भी हैं सो दे कैन ईजिली अप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना, एक सेकेंड, तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए कुछ नोट है। नोट, कैंडिडेट्स whose qualifying examination result have not been announced are also eligible to apply for admission and take the computer based test, यानी कि जो कैंडिडेट्स अब जैसे कि 2026 में अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इसके जो फॉर्म्स हैं वो आपके अप्रैल में आउट हो जाएंगे, अप्रैल 2026 में। तो जो कैंडिडेट्स यानी कि जिनकी 12th के रिजल्ट नहीं आए होंगे या फिर अभी वो पेपर दे रहे होंगे, तो वो स्टूडेंट्स भी जो हैं इस ऑनलाइन कंप्यूटर टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज इसका एग्ज़ाम जो है वो मई में आएगा। सो तब तक आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई हो सकते हैं, और अगर आपके 50% मार्क्स हैं सो आप भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। सो इसलिए जो बच्चे 12th में भी हैं तो वो भी अगर अपना करियर जो है टीचिंग लाइन में बनाना चाहते हैं तो वो भी ध्यान दें कि वो भी इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बैठ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एज लिमिट की बात कर लेते हैं जो कि काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। द मिनिमम एज कैन नॉट बी मोर देन 24 ईयर्स एज ऑन 30 सितंबर 2026, यानी कि जो हमारे जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं और जो हमारे OBC कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनकी एज 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 30 सितंबर 2026 तक, यानी 18 से लेकर आपकी एज 24 के बीच में होनी चाहिए फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड फॉर OBC कैंडिडेट्स, ठीक है। सो ये आपका मिनिमम एज क्राइटेरिया है, मतलब 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 24 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसके बीच में होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 5-year relaxation of age in upper limit is allowed for candidates belonging and applying under the categories of SC, ST, PWD only, subject to submission of certificate from competent authorities, यानी कि 5 years की रिलैक्सेशन दी गई है उन कैटेगरी को, जैसे कि SC, SC और PWD। जो SC, ST और PWD के कैंडिडेट्स हैं उनको 5 year की रिलैक्सेशन दी गई है एज में, और उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए एक अथॉरिटी का। सो उनकी एज 24 + 5, यानी वो कैंडिडेट जो हैं 18 से 29 के बीच में हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनकी ना 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 29 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अपनी सीट्स रिजर्वेशन प्रोविजंस की। 85% seats are reserved for those candidates who have passed qualifying examination from school study centers located in NCERT of Delhi, यानी कि 100 में से, यहाँ पे आपकी बात की जा रही है, 100 में से 85% जो सीट्स हैं वो उन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं
और जिन्होंने दिल्ली से ही अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है, यानी कि 12th क्लास पास की है या फिर किसी भी स्टडी सेंटर से पास की है, चाहे ओपन से की है, पर वो दिल्ली के रेजिडेंट्स हैं, वो NCERT ऑफ दिल्ली में रहते हैं और उन्होंने अपनी स्कूलिंग भी दिल्ली से ही कंप्लीट की है। सो 85% सीट्स उनके लिए रिजर्व्ड हैं एंड द 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर दोज हु हैव बीन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास फ्रॉम स्कूल स्टडी सेंटर आउटसाइड ऑफ NCERT ऑफ दिल्ली विल बी स्टेट फ्रॉम अदर, जैसे कि आपका UP हो गया और अदर NCERT ऑफ दिल्ली, यानी कि 85% तो उनके लिए है जिन्होंने दिल्ली से ही अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है एंड 15% फॉर दूस कैंडिडेट्स जिन्होंने अपनी स्कूलिंग जो है वो NCERT ऑफ दिल्ली के आउटसाइड से की है, जैसे कि UP हो गया, ऐसे सब। ठीक है, तो मतलब मेन जो दिल्ली में रहने वाले बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी एक ये कह सकते हैं कि मौका है अप्लाई करने का, बिकॉज आपके लिए 85% सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड है एंड 50% जो स्टूडेंट्स हैं वो दिल्ली के बाहर से भी जो है इसमें इस कोर्स में इनरोल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं हम अपना कोर्स DPSC यानी NTT नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का। सो इसमें आपकी कुल 1300 सीटें रहने वाली हैं इन प्राइवेट कॉलेज एफिलेट टू SCERT ऑफ दिल्ली। यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस की ही बात की जा रही है, अभी 1300 सीट्स इसमें हैं। इसमें अगेन 85% सीट्स रिजर्व फॉर दिल्ली कैंडिडेट्स एंड 50% सीट्स रिजर्व फॉर अदर कैंडिडेट्स आउटसाइड फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, और नोट जैसे कि मैंने आपको इसमें स्टार्टिंग में बताया था कि इन दोनों में DPSC और DLED में एक मेजर डिफरेंस है कि जो DPSC है वो ओनली फॉर फीमेल्स के लिए है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स जो है वो इनरोल कर सकती हैं। ओके, ठीक है, तो ये बात तो हमारी हो गई DPSC और NTT के बारे में, DPSC यानी NTT के बारे में। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपनी फ़ीस के बारे में कि लगभग कितना खर्चा आएगा अगर आप इन कोर्सेज में इनरोल करते हैं और अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है आपकी रैंक के बेस पे और या फिर अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, तो दोनों में मिनिमम और मैक्सिमम कितना कितना खर्चा आएगा हम ये देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अगर DLED के कोर्सेज़ की, जो DLED है उसकी कोर्स की जो फ़ी है उसकी बात करते हैं। सो इन डाइट प्रोविजंस में अगर देखें, सो अगर आपका कॉलेज मिलता है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है आपकी रैंक के बेस पे, तो आपका समथिंग यहाँ पर लिखा है 9000 का खर्चा आएगा आपका ईयरली। बट अगर मान के चले तो आपका 15K जो है वो पार हो जाएगा, बिकॉज और सारे स्टडी मटेरियल्स और सब चीज़ें मिलाकर देखें तो। और अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो आप मिनिमम 50K अपना खर्चा मान के चले ईयरली। ठीक है, क्योंकि जो प्राइवेट वाले कैंडिडेट्स प्राइवेट वाले जो होते हैं वो आपको पता है कि कितना एक्स्ट्रा चार्जेस फीस लेके किस तरीके से वो आपका खर्चा बढ़ा देते हैं। सो अब ये सारी बात जो है वो आपके ऊपर है कि आपकी रैंक किस तरीके से आती है, आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होता है, गवर्नमेंट होता है या फिर प्राइवेट होता है। सो आपके पास जो है ना यही दिन है, आप इसी चीज़ के लिए मेहनत कर लीजिए। अगर आपका अगर अच्छा सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो आपकी जो है वो फ़ीस भी कम हो जाएगी, और अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा, दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है मेजर मनी का। ठीक है, तो आप ये 7 से 8 जो महीने बचे हैं आपके पास, अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करें, अच्छे से आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो है जाएँ, अपना पेपर देकर आएँ पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ। आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें ताकि आपको एक अच्छा सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो फॉर्म्स हैं DLED के, DPSC के, वो आपके कब आउट होंगे, आपका एग्ज़ाम जो है कब होगा, रिज़ल्ट कब आएगा। ठीक है, ये सब बात कर लेते हैं। सो जो आपकी फॉर्म है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट्स इन अप्रैल 2026, 2026 अप्रैल में आपकी जो फॉर्म की फिलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी थ्रू ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे ही फॉर्म्स आउट होंगे आपको मेरे चैनल पर उसके रिगार्डिंग वीडियो मिल जाएगी, तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहें। ठीक है, एग्ज़ाम विल बीन, आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो मई 2026 में हो जाएंगे, यानी कि अप्रैल में आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और मई में आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम है वो कैसा होगा, वो आपका CBT मोड होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, पेपर में सबसे अच्छी बात जो है वो यही है कि आपके पेपर में बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, आप इसका काफ़ी अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं कि आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके पेपर में 150 आने वाले हैं, 150 क्वेश्चन आएंगे टोटल आपके पेपर में। ठीक है, और जो सारे 150 क्वेश्चन हैं सारे सबकी वेटेज 1 मार्क्स की है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ मार्क्स 150, यानी 150 के 150 क्वेश्चन की जो वेटेज है 1 नंबर की है। ठीक है, टोटल ड्यूरेशन यानी आपका ये जो एग्ज़ाम है ये 2 घंटे का रहने वाला है।
और क्वेश्चन विल बी इन बायलिंगुअल लैंग्वेज, यानी जो आपका पेपर है, जो आपका कंप्यूटर पे पेपर आपको दिखेगा वो बायलिंगुअल लैंग्वेज में रहने वाला है, यानी हिंदी प्लस इंग्लिश आपको दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। तो जो सी चीज़ आपको हिंदी में समझ नहीं आ रही आप इंग्लिश में देख सकते हैं, जो इंग्लिश में समझ नहीं आ रही वो आप हिंदी में देख सकते हैं। सो ये भी एक काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि आपको बायलिंगुअल लैंग्वेज में आपको पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसी के साथ बात कर लेते हैं जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है उसका सिलेबस क्या है, उसका लेवल कैसा रहने वाला है और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा एंट्रेंस टेस्ट है उसके सिलेबस के बारे में और जो लेवल है वो सब देख लेते हैं। सो जो आपका एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है और जो लेवल है, सबसे पहले देखते हैं लेवल। सो जो आपका लेवल है पेपर का वो लेवल रहेगा आपका क्लास 10 तक का। लेवल ऑफ टेस्ट विल बी ऑफ क्लास 10th ओनली। ठीक है, और जो सब्जेक्ट्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहला आपका सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस। उसमें आपकी जो डेली लाइफ से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स हो गए, इवेंट्स हो गए, ये सब जो चीज़ें हैं ये आपकी टोटल 10 मार्क्स की आएंगी और इसके 10 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस। अगेन सोशल साइंस के ये जो 4 सब सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, इनके भी 10 क्वेश्चन आएंगे। इसकी टोटल वेटेज है आपके सोशल साइंस की 40 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जनरल साइंस। जनरल साइंस को भी यहाँ पे 4 सब सब्जेक्ट्स में जो है सेग्रीगेट किया गया है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड बेसिक कंप्यूटर को भी इसमें डाल दिया गया है। ये भी 10 मार्क्स कैरी करता है। ये भी 10 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आपके आएंगे। चारों में से अगेन आपकी जो जनरल साइंस है वो 40 मार्क्स ही आएगी टोटल कंप्लीट। नेक्स्ट मैथमेटिक्स, यानी कि जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है जो आएगी आपकी वो 10 मार्क्स की आएगी। अगेन इसमें एक बहुत बड़ा डाउट रहता है कि कहीं पर तो लिखा है कि जो आपकी मैथमेटिक्स है वो ग्रेड 8 तक की आएगी सिर्फ, बट यहाँ पर लेवल ऑफ पेपर जो है वो देखिए ओवरऑल तो वो आपका क्लास 10th का है। बट अगर आप क्लास 10 तक की मैथमेटिक्स अच्छे से कर लें तो आप 8th और 9th की जो बीच की आएगी वो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, सो ये तो होगी बात मैथमेटिक्स की। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा जनरल मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड एंड एप्टीट्यूड एज रिगार्ड टू एजुकेशन और टीचिंग, यानी कि आपकी जो जर्नल जैसे कि रीजनिंग वगैरह हो गई और उसी में एजुकेशन और टीचिंग से रिलेटेड कुछ जनरल मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 30 मार्क्स के आने वाली हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके जो ये 2 सब्जेक्ट हैं लास्ट में, हिंदी प्लस इंग्लिश, ये दोनों आपकी 10-10 नंबर की आने वाली है। तो टोटल आपकी 20 मार्क्स की, यानी कि 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के और 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के। तो यहाँ पे ग्रैंड टोटल हो गया 150 मार्क्स का। ठीक है, सो ये टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स के आएंगे। सो ये जो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस था ये मैंने सिर्फ आपको अभी थोड़ा बहुत ही बताया है कि अगर आपको एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस है, सब्जेक्ट है, उन सब चीज़ों को लेकर आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा ब्रशअप हो जाए कि आखिर हमने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और उन सब्जेक्ट्स के अंदर भी कौन से सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि आप बच्चे सोचेंगे कि जो जनरल साइंस है उसमें सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ही होगी, बट यहाँ पे 10 मार्क्स की आपकी बेसिक कंप्यूटर भी ऐड है। सो ये सब चीज़ें बताने के लिए मैंने यहाँ पे अभी थोड़ा सा आपको एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में बताया है। अगेन जो इसकी जो हमारी डिटेल वीडियो है सिलेबस की कि उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे प्रिपरेशन में, उसकी एक वीडियो चैनल पे अलग से जल्दी आएगी। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने ग्रैब करके यहाँ पर लिख के आपको बताई है, आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें। और किसी भी तरीके का डाउट रहता है आपको DLED, DPSC यानी NTTT के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट में करें, मैं आपको उन कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।